Hello, my dear students. Welcome to this channel Ticket to Exam for IIT JEE and NEET. क्योंकि आपके एग्ज़ाम सिलेक्शन का टिकट आपको मिलेगा यहाँ पर. So, I am your ATM, that is Awesome Teacher and Mentor. तो आज हम पढ़ेंगे रेजोनेंस. और लेक्चर शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ आपसे. हाईवे पर चलती है बस, हाईवे पर चलती है बस और चलती है कार, और अगर पढ़ोगे मेरे साथ तो नंबर एग्ज़ाम में नहीं आएंगे बेकार. वाह 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 वाह. चलो तो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को. बहुत ध्यान से सुनना और नोट्स बनाते रहना. तो देखिए, रेजोनेंस, आपका रेजोनेंस का मीनिंग क्या होता है? तो होता है ये डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ डीलोकलाइजेशन वर्ड से हम क्या समझते हैं? डीलोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पर हैं वो वहीं पर रहेंगे, है ना. वो कहीं भी माइग्रेट नहीं कर रहे होंगे, है ना. उनका मूवमेंट नहीं हो रहा होगा. बट अगर किसी मॉलिक्यूल में बिटवीन टू एटम्स अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, दैट इज़ डीलोकलाइजेशन हो रहा है. या फिर हम इसको कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं. तो हम बोलेंगे कि वहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है. ठीक है. नाउ इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने का क्या नीड था, है ना. क्या ज़रूरत पड़ी कि साइंटिस्टों ने इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करा. ठीक है. तो एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ओजोन. ठीक है. तो ओजोन का ये जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो, इसमें आप देख सकते हो कि डबल बॉन्ड भी है एंड सिंगल बॉन्ड भी है. नाउ अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो ये स्ट्रक्चर ओजोन का बनता है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर. नाउ डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ मान लेते हैं x यूनिट्स है और सिंगल बॉन्ड का y यूनिट्स है. नाउ केमिकल बॉन्डिंग से आप लोग जानते हो कि डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड कम होना चाहिए. तो एक्सपेक्टेशन क्या थी साइंटिस्टों की थियोरेटिकली, कि x शुड बी लेस देन y, बिकॉज डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ x है और सिंगल का y है. बट सरप्राइज्ड साइंटिस्टों ने क्या देखा सरप्राइजिंगली, कि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ आते हैं x और y के, वो आते हैं इक्वल. ओके. तो इस ऑब्जर्वेशन को, ये एक्सपेरिमेंटली हमको मिला, x इज इक्वल टू y. तो इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन साइंटिस्टों ने किस तरह से किया, तो उसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस या फिर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में देखते हैं क्या होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब इसको ध्यान से समझने का वक्त आ गया है. देखिए, ओजोन के लिए ही सबसे पहले मैं समझा रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से समझना. देखिए, ओजोन के 3 एटम्स को हम लोगों ने नंबरिंग कर दिया है 1, 2 एंड 3. ओके. तो रेजोनेंस में हमेशा याद रखेंगे एटम का पोजीशन चेंज नहीं होता है. ठीक है. सिर्फ किसका पोजीशन चेंज होता है? आपका इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन. ठीक है. तो यहाँ 1, 2 एंड 3 पर ये जो डॉट से इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको पता है बॉन्ड बनाते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट स्ट्रक्चर, आप जो लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो, फर्स्ट स्ट्रक्चर, इसमें थर्ड नंबर ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट कर रहे हैं बिटवीन 2 एंड 3, नंबर 2 एंड नंबर 3 ऑक्सीजन एटम. और ऑक्सीजन 1 एंड 2 के जो बॉन्ड शेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो माइग्रेट कर रहे हैं ऑन एटम 1. अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसको थोड़ी सी देर में अभी समझेंगे हम लोग, है ना. अभी के लिए आप लोग एक फैक्ट देख लो, इस तरह से यहाँ पर हो रहा है ना. ये रेजोनेंस हो रहा है. तो अब यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर मिलता है सेकंड, जो राइट में बना रखा है हमने. ठीक है. रोमन नंबर में भी मैंने लिखा है 1 एंड 2, इस पर ध्यान देंगे. ठीक है. अब 2 एंड 3 नंबर ऑक्सीजन एटम के बीच में आ गया है डबल बॉन्ड, और 1 नंबर और 2 नंबर एटम के बीच में है सिंगल बॉन्ड इन सेकेंड स्ट्रक्चर. नाउ यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो देख सकते हो ये एरो आपको दिख रहा है, डबल हेडेड एरो. ये जो डबल हेडेड एरो है
ये आपका बता रहा है कि फर्स्ट कन्वर्ट हो रहा है सेकंड में और सेकंड कन्वर्ट हो रहा है फर्स्ट में। ये एरो हमेशा हम जहाँ पर भी रेजोनेंस दिखाते हैं इस तरह से स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो रहे होते हैं, और ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं रोमन नंबर में जो हमने लिखा है 1 एंड 2, देखिए 1 कन्वर्ट हो रहा है 2 में, 2 अगेन कन्वर्ट हो रहा है 1 में। यहाँ पर ये दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं इन केस ऑफ ओजोन। तो ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बहुत ध्यान से इसको नोट कर लें कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेंस। फिलहाल यहाँ पर ओजोन की बात चल रही थी तो यहाँ पर इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि हर बार यहाँ पर दो स्ट्रक्चर बनेंगे। किसी मॉलिक्यूल में हो सकता है 4, किसी में 5, तो ये डिपेंड करेगा, ठीक है। ओके, नाउ ये हम डिस्कस कर चुके हैं 1 एंड 2 को हम बोलेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बट एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन ना आपका 1 है ना ही 2। मीन्स कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर नॉट एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ रियल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो रियल मॉलिक्यूल जो होगा आपका उसका स्ट्रक्चर बताने के लिए हमारे पास में होता है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर या फिर हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर को हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं, और इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में फीचर्स होते हैं सभी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के। सभी कैनोनिकल स्ट्रक्चर के कुछ परसेंटेज में कंट्रीब्यूशन होता है, ओके। तो यहाँ पर ये ओजोन का रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। इसमें आप देख सकते हो डॉटेड लाइन से हमको मतलब डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं क्योंकि वो माइग्रेट कर रहे थे, ओके। नाउ यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं ये अपनी पोजीशन पर ही रहेंगे क्योंकि रेजोनेंस में एटम का पोजीशन चेंज नहीं होता है, ओके। नाउ ये जो आपने देखा अभी तक रेजोनेंस, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोग एक बार समराइज कर देते हैं। तो देखिए कैनोनिकल स्ट्रक्चर इमेजिनरी होते हैं, फिर वो सारे प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन नहीं करते हैं। सारे प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास में होता है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ओके। नाउ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होता है ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ना। सबसे ज़्यादा जब मैं बोल रहा हूँ तो किसके कंपैरिजन में, कंपेयर टू ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, ओके। यहाँ पर हम लोगों ने जैसे ओजोन के दो आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे, उसी तरह यहाँ पर फॉर्मेट आयन, ये फॉर्मेट आयन है HCOO-, इसके देख सकते हो आप दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिखा रखे हैं। तो यहाँ पर जो लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर है इसके ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट हो रहे हैं सिंगल बॉन्ड के बीच में, और डबल बॉन्डेड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट हो रहे हैं ऑक्सीजन पर। तो आपको राइट वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर भी जो बॉन्ड लेंथ आता है कार्बन ऑक्सीजन का वो आता है सेम, ठीक है। मतलब अगर ये स्ट्रक्चर मैं दिखाऊं तो ये आप देख सकते हो x और y यहाँ पर है इक्वल, क्यों, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ओके। अब देखिए हम लोग कैसे पता करेंगे कि कहाँ पर रेजोनेंस होगा, क्या कंडीशंस होंगे, उसके लिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हमारे पास में 3 एटम्स हैं P, Q एंड R, है ना। रैंडम हमने 3 एटम्स एज्यूम कर लिए P, Q एंड R, ओके। अब क्या क्या कंडीशंस होंगे जिससे हम पता कर सकेंगे कि यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है या फिर नहीं, ओके। तो देखो कंडीशन 1, तो कंडीशन 1 आप देख सकते हो PQR का ये अरेंजमेंट है। P और Q के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और Q एंड R के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इसको आप याद कैसे रखोगे, देखिए आपके पास में कहीं पर भी अगर आपको 3 एटम्स दिखते हो जहाँ पर फर्स्ट एटम के ऊपर लोन पेयर हैं और नेक्स्ट 2 एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए,
तो आप बोलोगे यहाँ पर रेजोनेंस होगा। तो ये मैंने एक कंडीशन बता दी। अब एक और कंडीशन देख सकते हो, इसको भी कैसे याद रखोगे? फर्स्ट एटम, किसी एक एटम के पास में नेगेटिव चार्ज है और नेक्स्ट टू एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर भी रेजोनेंस पॉसिबल है। अभी हम आगे भी देखेंगे कि किस तरह से रेजोनेंस वहाँ पर हो रहा है, बट जब तक के लिए इतना आप सिर्फ बेसिक कैसे आप चेक करोगे ये आप देख लो, इनको डिटेल में अभी हम देखेंगे। नाउ कंडीशन 3 देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखिए इसमें भी वही है पी क्यू एंड आर, और अगेन फर्स्ट एटम के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और नेक्स्ट टू एटम्स के बीच में होना चाहिए पाई बॉन्ड। अगर ऐसा कुछ आपको दिख रहा है तो आप समझ जाओगे यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है। तो ये 3 कंडीशंस आपके एक ओवरव्यू हमने अभी तक देखा, अब डिटेल में देखेंगे। देखिए तो ये वही पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो अभी मैंने बोला ना, ये भी वही पॉइंट है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नाउ ये जो अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ पर रेजोनेंस होगा, तो देखिए रेजोनेंस मीन्स डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि पी क्यू और आर, जैसे अभी हम देख रहे थे, इनका जो सिस्टम है ये होना चाहिए सेम प्लेन में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन प्लेनारिटी, और सेम प्लेन का मतलब हाइब्रिडाइजेशन या तो sp2 हो सकता है या फिर sp। जैसे मैं यहाँ पर आपको sp2 के थ्रू समझा रहा हूँ, है ना, क्योंकि अभी हम लोग pq एंड r को देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमको कुछ एक एग्जाम्पल लेके सोचना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैंने आपको sp2 से समझाया है। ओके, तो देख सकते हो कंडीशन 1 वही लोन पेयर वाला, p पर लोन पेयर है, q और r के बीच में पाई बॉन्ड है। ओके, कंडीशन 2 आप देख सकते हो sp2, और कंडीशन 3 भी इसी तरह से sp2। ओके, अब देखिए ऐसा आप कार्बन आयन को देखते हैं। देखिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन जनरल कार्बन से ही डील कर रहे होंगे ना, तो कार्बन पर जब भी नेगेटिव चार्ज होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अगर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो हम कहेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। ओके, ये आप ऊपर वाले स्ट्रक्चर को देखकर समझ सकते हो, यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई भी करा हुआ है। अब देखते हैं ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है जो बॉटम पर है, अब इसमें देखिएंगे ध्यान से, तो जो आपका कंडीशंस थे उसमें एक कंडीशन था कि अगर नेगेटिव चार्ज है और नेक्स्ट टू एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, जैसा कि बॉटम वाले स्ट्रक्चर में देख सकते हो, तो रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस होगा कब? जब प्लेनारिटी होगी, और प्लेनारिटी कब हो सकती है? या तो sp2 या फिर sp के केस में। तो यहाँ कार्बन आयन के केस में जो हाइब्रिडाइजेशन ऑब्जर्व किया जाता है एक्सपेरिमेंटली वो होता है sp2। ठीक है, तो अब से याद रखोगे कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है कार्बन आयन किस कंडीशन में? जब नेक्स्ट टू एटम्स डबल बॉन्डेड होंगे तो। ठीक है, ये 99% ऑफ केसेस में आपको कार्बन आयन का अगर डबल बॉन्ड है नेक्स्ट टू एटम्स में तो आपको हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही मानना है। कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, देखेंगे हम उसको। देखिए तो ये वही पॉइंट लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल होगा, और रेजोनेंस पॉसिबल होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ सकती है, और डेफिनेटली कोई भी मॉलिक्यूल आयन आपका हमेशा कोशिश करेगा कि वो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा सके। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा था कि 99% केसेस में वही होगा कि कार्बन आयन है तो वहाँ पर sp2 हो जाएगा। लेकिन जैसे ये एक एक्सेप्शन है ब्रिज हेड कार्बन आयन का। देखिए ब्रिज हेड क्या होता है? जहाँ पर ऐसे 3 कार्बन बॉन्डेड जंक्शन बन रहा हो। यहाँ पर देख सकते हो कार्बन पर नेगेटिव है और यहाँ पर एक जंक्शन मिल रहा है 3 का। तो ये जो ब्रिज हेड कार्बन आयन है, यहाँ पर भी ध्यान से देखोगे तो नेक्स्ट 2 एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है, देख सकते हो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो आपको लग सकता है कि यहाँ पर रेजोनेंस होगा और कार्बन आयन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, बट ये गलत होगा, क्योंकि अगर sp2 हो गया, मान लेते हैं आप sp2 एक्वायर कर लिया, तो फिर प्लेनार हो जाएगा वो कार्बन आयन वाला पोजीशन,
और ब्रिज हेड अगर प्लेनार हो जाए तो हाईली अनस्टेबल हो जाता है। तो हाईली अनस्टेबल को बचाने के लिए वो प्लेनारिटी को एक्वायर नहीं करेगा, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन को एक्वायर नहीं करेगा। और जब sp2 नहीं करेगा तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा। तो ये ब्रिज हेड कार्बन आयन वाला केस थोड़ा एक स्पेशल केस है, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ओके, नाउ कंडीशन 1 को डिटेल में देखते हैं। देखिए PQR और P के ऊपर है लोन पेयर, और ये दो स्ट्रक्चर देखिए मैंने यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 एंड 2 बना रखे हैं। और आप देख सकते हो P का लोन पेयर P और Q के बीच में जा रहा है, Q और R के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स R पर शिफ्ट हो रहे हैं, और इस तरह से आपको दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। ओके, नाउ एटम का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। ओके, और ओवरऑल चार्ज जो रहेगा मॉलिक्यूल पर वो अनचेंज्ड रहेगा। जैसे PQ और R के सिस्टम पर हमको ओवरऑल ज़ीरो या कुछ भी चार्ज नहीं दिख रहा है, मतलब पार्शियल चार्जेस देख लें तो P का चार्ज, Q का और R का, ये जो चार्जेस हैं सब मिला के ज़ीरो ही है, न्यूट्रल है। तो वही आपको फर्स्ट या सेकेंड में मिलेगा। ओके, तो ओवरऑल चार्ज कैनोनिकल स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होता है। ओके, जैसे सेकेंड वाला कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इसको आप देखोगे तो P पर पॉजिटिव है बट R पर नेगेटिव है, तो अगेन सम अगर करोगे तो ज़ीरो ही आ जाता है। ओके, तो ये आपका कंडीशन 1। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड देख सकते हो, ये इस तरह से बना रखा है, ये आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर, इमेजिनरी स्ट्रक्चर बिकॉज हम इनको यूज़ करके, मतलब थियोरेटिकली यूज़ करके प्रैक्टिकल जो ऑब्जर्वेशन है उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज़ द रियल स्ट्रक्चर। नाउ रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, यह भी बताया था मैंने। और हमेशा याद रखोगे जहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ती है वहाँ पर एनर्जी डिक्रीज होती है। ठीक है, ये आप फिज़िक्स में भी देखते हो, अगर एनर्जी बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी। ठीक है, अगर स्टेबिलिटी बढ़ी एनर्जी कम हो जाएगी। ओके, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपको पता है मोस्ट स्टेबल है, तो एनर्जी उसकी सबसे कम होगी। ठीक है, जो ऑब्जर्व होगी वो हाइब्रिड की सबसे कम होगी, और ऑब्वियसली जब ऑब्जर्व्ड कम है तो एक्सपेक्टेशन से तो कम ही रहेगी, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है एक्चुअल में। ओके, नाउ रेजोनेंस एनर्जी देखिए, अभी हम लोगों ने कहा कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे थ्योरेटिकली, है ना, बट जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है। ज़्यादा स्टेबिलिटी का मतलब एनर्जी और कम मिल रहा है ना। तो जो ऑब्जर्व्ड एनर्जी है वो लेस है एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेशन। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, और ये रेजोनेंस एनर्जी क्यों आ रही है, क्योंकि वहाँ रेजोनेंस हो रहा है। अगर रेजोनेंस नहीं होता तो आपकी रेजोनेंस एनर्जी ज़ीरो हो जाती, है ना, क्योंकि कोई डिफरेंस ही नहीं आता। तो रेजोनेंस एनर्जी आपकी डिफरेंस हो गया जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और ऑब्जर्व हो रहा है उनके बीच में। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस उतनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी और उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी। ओके, और हम बोल सकते हैं कि रेजोनेंस से स्टेबलाइज ज़्यादा हुआ मॉलिक्यूल, तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन विल बी मोर। ओके, तो रेजोनेंस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, नाउ सेकेंड कंडीशन जो हम देख चुके थे, P पर नेगेटिव है, फिर Q और R के बीच में पाई बॉन्ड है, तो इनके बीच में भी देख सकते हो इस तरह से डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। जैसे लोन पेयर देखा था अभी हमने, ऐसे यहाँ पर ये नेगेटिव है। ठीक है, एनायन है हमारे पास में। अब आपको एक चीज़ याद रखना है, नेगेटिव का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो। नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये देख सकते हो P से नेगेटिव चार्ज गया P और Q के बीच में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स अब शेयर हो गए हैं, और R पर आ गया है नेगेटिव चार्ज। अगर हम इस सिस्टम को देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो आंसर होगा 4। अब 4 कैसे होगा, तो देखिए P पर नेगेटिव चार्ज है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया,
और Q और R के बीच में पाई बॉन्ड है, तो ये भी एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर थे जो, तो टोटल कितने हो गए 4। तो जब भी आप डीलोकलाइजेशन देखोगे, आप एरोमेटिसिटी पढ़ोगे वहाँ पर भी देखेंगे, तो आपको याद रखना है कि जो नेगेटिव चार्ज है उसके 2 इलेक्ट्रॉन भी काउंट होंगे। ठीक है, तो आप सिर्फ पाई को काउंट नहीं करोगे, आप पाई इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव वाले को भी काउंट करोगे। तो यहाँ पर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, नाउ ये आपका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, नाउ थर्ड कंडीशन में पी क्यू और आर का वही सिस्टम है जो हमने पहले दिखाया था। पी पर है पॉजिटिव चार्ज, क्यू और आर के बीच में है पाई बॉन्ड। ओके, अब देखिए पी पर तो पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट गो फ्रॉम पी से नहीं जाएंगे, अब आएगा टूवर्ड्स पी, क्योंकि पी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा अपनी तरफ, कौन, पी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रखे हैं मैंने समझाने के लिए। तो यहाँ पर पी क्यू और आर के बीच में ये आप देख सकते हो, और हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी मैंने बना रखा है। ओवरऑल चार्ज वही रहेगा +1। ठीक है, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। नाउ ये कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कि जैसे फर्स्ट पॉइंट है पाई इलेक्ट्रॉन से डीलोकलाइज होंगे, है ना, सिग्मा नहीं होंगे, पाई होंगे। और अभी सेकंड पॉइंट भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि जो इलेक्ट्रॉन से डीलोकलाइज होंगे वो पाई इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। ठीक है, या फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स ही डीलोकलाइज होंगे। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट को देखते हैं। तो इफ़ नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड वी काउंट 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी देख लिया हमने। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है ना। कैनोनिकल स्ट्रक्चर जैसे ओजोन में देखा था हमने, वो दोनों स्टेबल इक्वली थे, उनका कंट्रीब्यूशन 50% था, है ना, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो। जो ज़्यादा स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। ओजोन के केस में दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स इक्वली स्टेबल थे, क्योंकि देख सकते हो आप वहाँ पर सब कुछ अरेंजमेंट वगैरह जैसे था, वो सब कुछ मतलब दोनों ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर में क्या था, सेम। तो वहाँ पर कंट्रीब्यूशन 50% था। ठीक है, बट ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक आपका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया और उसके 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर थे, ABCDE। ठीक है, और ए का सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी है, तो उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। मान लो ए का कंट्रीब्यूशन है 60%। ठीक है, और बाकी जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनका कंट्रीब्यूशन है 10%। ओके, तो टोटल तो 100% आ गया कंट्रीब्यूशन, बट सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका आया, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आया जो सबसे ज़्यादा स्टेबल था उसका। ओके, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस में वो आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। वो ये पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कौन सा है, आपका आंसर वही रहेगा। अगर आपसे पूछ लिया कि कंट्रीब्यूशन किसका सबसे ज़्यादा है, तो अब भी आपका आंसर वही रहेगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज प्रोपोर्शनल टू कंट्रीब्यूशन इन रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये बॉक्स में मैंने यहाँ पर इसी बात को लिखा है, देख सकते हो आप। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो रेजोनेंस की वजह से हमारी जो स्टेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, इसी को हम लोग रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कहते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ रेजोनेंस ओनली टेक्स प्लेस इन प्लेनार सिस्टम, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। ब्रिजहेड कार्बन आयन वाला भी पॉइंट डिस्कस कर लिया है। नाउ ये जो रेजोनेंस इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं, या जो रेजोनेंस हो रहा है, इसको हम लोग समटाइम्स मेसोमेरिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मेसोमेरिज्म भी बोलते हैं या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट बोल सकते हैं। कब ऐसा करेंगे, जब
जो जैसे अभी हम लोगों ने देखा था रेजोनेंस में कोई एक ग्रुप था और वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहा था या फिर पुश कर रहा था। जैसे नेगेटिव के केस में हमने देखा था पी एटम पुश कर रहा था, ओके, और पॉजिटिव के केस में हमने देखा था पुल कर रहा था। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है पी या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है पी, ठीक है। तो अगर ये पी जो है हमारा, मतलब जब हम ऑर्गेनिक में देखेंगे तो कोई भी ग्रुप जो पी की जगह अगर आप लगा देते हो, तो अगर वह आपका अदर देन कार्बन कंटेनिंग ग्रुप हो, ठीक है, तो आप उस केस में इसी रेजोनेंस इफेक्ट को मतलब रेजोनेंस इफेक्ट भी बोल सकते हो या फिर मेसोमेरिज्म भी बोल सकते हो या मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोल सकते हो। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन है, ओके। तो ये आप देख सकते हो ब्रोमीन के ऊपर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये माइग्रेट कर रहे हैं टूवर्ड्स डबल बॉन्ड, मतलब अवे जा रहा है, दूर जा रहा है ना। तो ब्रोमीन यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट शो हो रहा है, मेसोमेरिज्म हो रहा है यहाँ पे। तो ब्रोमीन यहाँ पर क्या कहलाएगा, प्लस एम ग्रुप, ठीक है। अगर किसी ग्रुप से दूर जा रहे हो इलेक्ट्रॉन तो हम उसको बोलेंगे प्लस एम ग्रुप, अगर पास आता तो हम बोलते हैं माइनस एम ग्रुप, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जस्ट आपको पता होना चाहिए, ओके। नाउ अब नेक्स्ट आता है, अगर मैं आपको कैनोनिकल स्ट्रक्चर दे दूं, अगर मैं आपको कैनोनिकल स्ट्रक्चर दे दूं और आपसे कहूं कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। अभी तक हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया है कि मान लेते हैं एक स्टेबल है तो उसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, है ना। मान लो 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं और उसमें एक स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो उसका कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट होगा। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नो डाउट। बट अब क्वेश्चन आता है कि हाउ वी विल डिटरमाइन स्टेबिलिटी और हाउ वी विल कंपेयर this stability among the canonical structures, okay। तो अब हम लोग बहुत ध्यान से, बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर रूल्स देखते हैं। तो देखिए ये सारे रूल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं डिटरमाइन करने के लिए कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आपके कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब इन रूल्स को आप इसी सीक्वेंस में चेक कर लो, ठीक है। और जहाँ पर भी आपको जैसे ए वाला अगर मान लो फॉलो हो गया तो आप बाकी मत देखो, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में आप आपके रूल्स देखो। अब ये जो रूल्स हैं हम इनको वन बाय वन डिटेल में देखेंगे ना। तो ये तो आपका एक ओवरव्यू दिखा दिया मैंने, अब इनको डिटेल में देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट रूल क्या है, आपको ऑक्टेट चेक करना है, ठीक है। मतलब सभी एटम्स का ऑक्टेट क्या वहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। तो इसको आप देखोगे तो अगर किसी स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट है तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ज़्यादा स्टेबल, अगर दूसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला है तो अगर आपके पास में 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं, एक में ऑक्टेट कंप्लीट है और एक में इनकम्प्लीट है, तो जिसमें कंप्लीट है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ये फर्स्ट रूल है ए। देन आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने स्ट्रक्चर भी बना रखे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रक्चर देखो लेफ्ट में, कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन्स है, नॉट 8, मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है। अब राइट में देखोगे तो क्या हुआ है, ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हो गए हैं, है ना, बैक बॉन्डिंग हो गई है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ गया है, एक बॉन्ड और आ गया है। अब ऑल्दो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया बट यहाँ पर कार्बन की ऑक्टेट हुई कंप्लीट, तो मॉलिक्यूल या फिर स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये जो राइट वाला कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, दिस इज मोर स्टेबल, जैसा मैंने वहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ओके। सेकेंड रूल क्या है, पाई बॉन्ड्स का रूल। तो देखो ये रूल क्या कहता है कि अगर 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं और जिसके पास में ज़्यादा पाई बॉन्ड है, जिसके पास में ज़्यादा पाई बॉन्ड है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा।
तो देख सकते हो एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर बता रखा है मैंने, दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं और ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हो रहे हैं, और ये आप देख सकते हो दूसरे में पाई बॉन्ड है 1, राइट वाले स्ट्रक्चर में है पाई बॉन्ड 1 और लेफ्ट वाले में 0। तो ये राइट वाला जो है आपका ज़्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है। नाउ थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल है आपका जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड, मतलब जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनमें जो चार्ज है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर मान लो एक स्ट्रक्चर में मान लो 3 यूनिट्स का चार्ज है, एक में 2 यूनिट्स और एक में 1 यूनिट, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? जो 1 यूनिट का चार्ज कैरी कर रहा हो। मैग्नीट्यूड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव हो या पॉजिटिव कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में आपको चार्ज भी चेक कर लेना है इंडिविजुअल एटम्स पे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैंने दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना रखे हैं। अब देखो अगर हम सीक्वेंस में चेक करें तो ऑक्टेट रूल देखेंगे, तो ऑक्टेट में देखो सभी एटम के ऑक्टेट कंप्लीट दिख रहे हैं हमको दोनों ही स्ट्रक्चर में। सेकेंड रूल था पाई बॉन्ड वाला, तो पाई बॉन्ड चेक कर लो आप, तो पाई बॉन्ड देख सकते हो दोनों ही स्ट्रक्चर में 1, मतलब 1 इधर डबल बॉन्ड के लिए 1 और डबल बॉन्ड के लिए 1, तो टोटल हो गया 2। और राइट साइड वाले स्ट्रक्चर में देखोगे तो वहाँ पर भी 2 पाई बॉन्ड्स हैं, तो पाई बॉन्ड में भी टाई हो गया। अब आप नेक्स्ट देखते हो चार्ज वाला, तो चार्ज क्या होना चाहिए? मिनिमम। तो इंडिविजुअल एटम्स पे हम अब चार्ज चेक करेंगे क्योंकि ओवरऑल तो चार्ज वही रहता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का, ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था। तो अब इंडिविजुअल एटम्स के चार्ज को याद करोगे तो बचपन में हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में, तो उसको हम बोलते थे फॉर्मल चार्ज, ओके। तो देखो फॉर्मल चार्ज आपका फॉर्मूला आपने जो बचपन में पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक में, वो मैंने यहाँ पे फिर से लिखा है आपके लिए। तो ये फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखिए किसी भी एटम पर फॉर्मल चार्ज आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सल्फर के लिए निकाला है, ओके। तो ये स्ट्रक्चर देख सकते हो आप, तो इस स्ट्रक्चर में सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है 6 होते हैं। सल्फर यहाँ पर कितने बॉन्ड बना रहा है? तो सल्फर यहाँ पर 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 6 - 3, और जितने अनशेड इलेक्ट्रॉन है वो डॉट से लिखते हैं हम लोग। तो सल्फर के ऊपर कितने डॉट्स हैं? 2। तो इसको रखा हमने फॉर्मूले में और हमको आंसर मिल गया 6 - 3 - 2 दैट इज +1, ठीक है। तो सल्फर पर फॉर्मल चार्ज +1 का है। इसी तरह से हमने सभी के लिए निकाल दिया और ये देख सकते हो यहाँ पर ये आ गया है। अब देखो दोनों ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर में एटम्स के ऊपर फॉर्मल चार्ज आ गया, तो अब बताओ यहाँ पर किसका फॉर्मल चार्ज का मैग्नीट्यूड लेस है? तो देख सकते हो लेफ्ट वाले स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पे -1 है और राइट में नाइट्रोजन पे -2 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ 2 यूनिट ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा उतनी ही लेस स्टेबिलिटी। अभी हम लोगों ने रूल में देखा था, तो हम बोलेंगे कि राइट वाला स्ट्रक्चर हो गया लेस स्टेबल, लेफ्ट वाला कह सकते हो मोर स्टेबल, ओके। तो यही यहाँ पर मेंशन किया है मैंने, ओके। नाउ नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए अगर कैनोनिकल स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो एटम्स के ऊपर, ठीक है, तो बेटर क्या होगा, मतलब स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर कर सकते हो? तो अगर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होगा तो वो उसको ज़्यादा स्टेबल बना रहा होगा एज कंपेयर टू ऐसा कैनोनिकल स्ट्रक्चर जहाँ पर नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर प्रेजेंट हो। तो क्या हुआ शॉर्ट में, नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल स्टेबलाइज, ओके। जितना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर अगर होगा तो स्टेबल ज़्यादा बनाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हो यहाँ पर, ये आप जैसे लेफ्ट वाले कैनोनिकल स्ट्रक्चर में नेगेटिव है कार्बन पर और राइट वाले में है नेगेटिव नाइट्रोजन पर,
तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन होता है, तो हम बोलेंगे कि राइट वाला स्ट्रक्चर क्या हो गया, मोर स्टेबल। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चार्जेस। देखिए अगर एटम के ऊपर चार्जेस प्रेजेंट है तो वो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो अगर लाइक चार्जेस बोल रहे हैं मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, ठीक है। तो ये क्या होता है, रिपल्शन। तो लाइक चार्जेस जितना दूर रहेंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, विल बी बेटर फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, और वहीं पर अगर हम देखें अपोजिट चार्जेस हैं तो वो तो अट्रैक्ट करते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ा देंगे। तो जितना क्लोज होंगे उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर क्या होगी, स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, एक एग्जांपल से मैंने आपके लिए लिखा है यहाँ पर। 4 एटम मान लिया हमने PQRS और पॉजिटिव पॉजिटिव से मैंने समझाया है। तो इन दोनों में कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, जहाँ पर दूर होंगे, क्योंकि लाइक चार्जेस हैं। ओके, तो ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव दूर है। वहीं पर अगर हम अपोजिट या अनलाइक चार्जेस देखते हैं तो वो जितना क्लोज होंगे इट विल बी बेटर। तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर हो गया मोर स्टेबल। ओके, अब देखते हैं आगे। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इन रूल्स के बेसिस पर। देखिए ये आपका ये क्वेश्चन है, इनमें आपको बताना है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर है न्यूट्रल, ऑक्टेट दोनों में कंप्लीट है, लेफ्ट में भी और राइट वाले स्ट्रक्चर में भी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। तो अब आप देख लो न्यूट्रल कौन सा है। ओके, क्योंकि न्यूट्रल है ज़्यादा स्टेबल होगा। तो या मिनिमम चार्ज किस पर है वो भी आप सोच सकते हो, न्यूट्रल और पॉजिटिव नेगेटिव में न्यूट्रल वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। तो 1 मतलब ये जो है आपका लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर ये होगा मोर स्टेबल। ओके, यही बात हमने मेंशन की है। अब आते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर आपके पास में 2 स्ट्रक्चर दे रखे हैं और पूछा है क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, वेदर दे आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो देखिए कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में आपको वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर ही नहीं देते हैं, है ना। तो आपको हर बार बिलीव नहीं करना है कि वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं। तो यहाँ पर तो वैसे क्वेश्चन यही है कि क्या ये दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं। ओके, तो देखिए अब आपको कैनोनिकल स्ट्रक्चर चेक करने के लिए पहली कंडीशन क्या थी, एटम की पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर में और नीचे वाले स्ट्रक्चर में क्या कोई एटम की पोजीशन चेंज हो रही है, तो जी हाँ। जो सेकंड स्ट्रक्चर है इसमें आप देख सकते हो लेफ्ट से सेकंड कार्बन ये CH2 लिखा है जबकि ऊपर CH लिखा था। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन एटम बढ़ रहा है बॉटम वाले स्ट्रक्चर में, और अगर नंबर ऑफ एटम बढ़ रहे हैं या फिर डिक्रीज हो रहे हैं, है ना, किसी भी पोजीशन पर, तो आप बोलोगे वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स नहीं हो सकते एक दूसरे के। तो यहाँ पर जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट का कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं है। तो देख सकते हो इसी बात को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। ओके, नाउ ये एक और मैंने अच्छा एक मेरे को एग्जांपल मिला था। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है, अब यहाँ पर आप देखोगे अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि क्या यहाँ पर रेजोनेंस होगा, तो आप अगर ध्यान नहीं दोगे और अपने जितने रूल पढ़े हैं हम लोगों ने, तो आप कहोगे कि यस बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है और नेक्स्ट 2 एटम्स के बीच में है डबल बॉन्ड। बट एक चीज़ हमने यहाँ पर मिस कर दी, क्या, कि नाइट्रोजन है ये और सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होता है नाइट्रोजन। तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बनाते हैं जो ऑलरेडी बन चुके हैं। तो अगर आप एक सेकेंड के लिए आप सोच भी लेते हो कि डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के पास आके शिफ्ट हो जाएगा, मतलब डीलोकलाइजेशन के थ्रू, तो नाइट्रोजन के हो जाएंगे 5 बॉन्ड्स। तो वो है इम्पॉसिबल क्योंकि सेकेंड पीरियड का ये एलिमेंट है।
ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा। और नाइट्रोजन जब भी पॉजिटिव हो नाइट्रोजन पे चार्ज और 4 बॉन्ड सिंगल बना रहा हो नाइट्रोजन, तो आप हमेशा याद रखो हाइब्रिडाइजेशन होता है नाइट्रोजन का sp3। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और अगर आपने पूरा वीडियो देखा है और नोट्स बनाए हैं तो अब रेजोनेंस के सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए आप आज़ाद हो। तो ओके बाय बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।